नाजरीन आदाब, मैं हूं शबी हैदर और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर कांग्रेस का शदीद हमला। शहीद हेमंत करकरे को देशद्रोही कहने पर भड़के मीम अफजल। मीम अफजल ने कहा, जो माहौल इस वक्त है उससे मुल्क तबाह हो जाएगा। मीम अफजल ने साध्वी पर क्या कहा, देखिए पूरा बयान। अफजल साहब, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जिस तरीके से लाया गया है, जबकि अभी उसका मुकदमा ज़ेर समाअत है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है कि क्या उनके पास कोई चेहरा नहीं था, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था, कोई लीडर नहीं था, ये क्यों लेकर के आए? ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कमी है, ना ये कहने की ज़रूरत है कि इनको लाना ही बहुत ज़रूरी था। ये पूरी एक साजिश के तहत इनको लाया गया है। दरहकीकत भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करती है, दूसरी तरफ वो एक मैसेज लगातार दे रही है कि वो एक मखसूस तबके के ख़िलाफ़ है। वो मखसूस तबका जो इस मुल्क में सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, और उस तबके के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल जितना ज़्यादा पैदा करेंगे, वो ये समझते हैं कि उसका उन्हें ज़्यादा फ़ायदा सियासी मिलेगा। और 2014 के अंदर भी उन्होंने इस तरह के कार्ड को खेला था, लेकिन उसके साथ साथ लोग ये भी समझते थे कि शायद ये सरकार आएगी तो कुछ नए काम करेगी, कुछ ज़्यादा बेहतर करेगी। उनकी बड़ी उम्मीदें थी, वो आज टूट गई हैं। तो आपने देखा पिछले 2 महीने पहले तक जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, उसमें उज्ज्वल योजना की बात हो रही थी, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही थी, नए घर बनाने की बात हो रही थी, और न जाने क्या क्या जो काम इन्होंने किए नहीं उसका भी जिक्र हो रहा था। लेकिन जब इन्होंने देख लिया कि जो बड़े बुनियादी इन्होंने वादे 3-4 किए थे, जैसे ब्लैक मनी वापस आएगी और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया डाल दिया जाएगा, तो नौजवानों को 2 करोड़ रोज़गार हर साल मिलेंगे, उसके अलावा किसानों को मूल लागत का 50% मुनाफा मिलेगा, इस तरह के अनगिनत वादे किए। डिजिटल इंडिया की बात की थी, ये कहा था कि करेंसी नोट ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़ डिजिट पर आ जाएगी, बहुत 40% रह जाएगी करेंसी मार्केट में। आज जितनी नोटबंदी के वक्त करेंसी थी, उससे ज़्यादा करेंसी छप करके मार्केट में आ चुकी है। तो कहाँ हुआ डिजिटल इंडिया, कहाँ हुआ करेंसी की ज़रूरत ही नहीं है देश के अंदर। तो इनका हर प्लान फेल हुआ है, और इस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए जो इन्होंने जैसे नोटबंदी के ऊपर किया था, ये देश को तरक्की नहीं, ये लूटने की साजिश थी। और जो इन्होंने लूट मचाई, उसकी वजह से आज ये कुछ भी कह लें, कोई इनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये पुराने एजेंडे पे वापस आ गए। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर ये घबरा गए थे और इन्होंने कह दिया था कि कब्रिस्तान और शमशान, ये नारा लगाया था ना, याद होगा आपको। आज ये फिर उसी प्लान पर, उसी मैदान पर उतर आए हैं कि हम पोलराइजेशन करेंगे, हम फ़िरका परस्ती का पूरा अमल दिखाएंगे, और ये साबित करेंगे इस देश में कि इस देश की जो माइनॉरिटी है वो हर बात के लिए ज़िम्मेदार है, हर ख़राबी का ज़िम्मेदार वो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आम लोगों से जब बातचीत करती है 1-to-1 गुफ्तगू में, तो उनका ये एजेंडा बहुत मजबूती के साथ चलता है, गांव देहातों में चलता है। ये उनको बताने की कोशिश करते हैं कि इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश के दुश्मन हैं, और ये उन लोगों को दुश्मन बताते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में
अपनी जानों का नजराना पेश किया, फांसियों पर चढ़े। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की हमेशा से खुशामद की, अंग्रेज़ों की दलाली की, अंग्रेज़ों की मुखबरी की और जंग आज़ादी के अजीम सिपाहियों के ख़िलाफ़ इनके लोगों की गवाहियाँ हुई हैं। तो ये वो लोग हैं जो कभी जेल नहीं गए आज़ादी की लड़ाई में, और आज ये पावर में जिस पोलराइजेशन के ज़रिए से आए थे उसी प्लान पर काम करते हुए इन्होंने ये ठेका ले लिया है कि ये तय करेंगे कि इस मुल्क में कौन वफ़ादार है, कौन इस देश के ख़िलाफ़ है। कानून जो है, बगावत का जो कानून है, उसका जितना दुरुपयोग, नाजायज़ इस्तेमाल इन लोगों ने किया है, राइटर्स के ख़िलाफ़, इंटेलेक्चुअल्स के ख़िलाफ़, सियासी लोगों के ख़िलाफ़ छांट छांट कर इन्होंने वो हरकत की है। हाल ही में देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज़ की चेकिंग, हेलीकॉप्टर की चेकिंग के नाम पर जिस तरह उन्होंने एक IAS ऑफिसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है जो बिल्कुल गैर क़ानूनी है, यानी इलेक्शन कमीशन तक को उसमें इन्वॉल्व कर लिया इन्होंने और दबाव डाल करके ये काम कराया। आज इलेक्शन कमीशन भागा भागा फिर रहा है, समझ में नहीं आ रहा उसको जवाब क्या दें, और ये क्यों किया गया बताने की ज़रूरत है क्या? उसका नाम ही देख लें आप उस IAS ऑफिसर का, तो आपको समझ में आ जाएगा। आज एक बड़ी कतार IAS रिटायर्ड और मौजूदा लोग इस इक़दाम को गलत करार दे रहे हैं। तो ये जो आपने कहा कि क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जितना बांटने की राजनीति होगी, ये समझते हैं उसका फ़ायदा इनको मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इस देश की अक़लियतों को नहीं, मैं इस देश के कमज़ोर लोगों को नहीं, जो माइनॉरिटी में हैं, दूसरी अक़लियतें हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को सलाम करना चाहता हूँ, इसलिए कि सेकुलरिज्म को अगर सही मानों में बचाया है तो माइनॉरिटी ने नहीं बचाया। इस मुल्क में सेकुलरिज्म को अगर किसी ने बचाया तो मेजॉरिटी कम्युनिटी ने बताया। उनके तो कहना चाहिए कि शास्त्रों में कहीं वो सब चीज़ें नहीं हैं जो ये लोगों को बताने का काम करते हैं। इतना टॉलरेंट, इतना सहनशीलता रखने वाला मज़हब, उसको वायलेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मेजॉरिटी में होते हुए माइनॉरिटी से डरें। उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें अगर टेररिज्म है, मुल्क में अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, कश्मीर में कोई मसला होता है, केरला के अंदर अगर कोई लीडर अपना नॉमिनेशन फाइल करता है, इस सब को ये इस बात से जोड़ते हैं कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक कम्युनिटी की खुशामद होती है। कौन सी खुशामद की बात करते हैं? इस देश में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सिख हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, बुद्धिस्ट हों, अगर बाई एंड लार्ज आप देखेंगे सिखों को छोड़ करके सबकी माशी हालत, तालीमी हालत, समाजी हालत कमज़ोर है। अगर ये तीन चीज़ें कमज़ोर हैं तो किससे डरा रहे हो आप? दुनिया का अकेला मुल्क है भारत जहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी को अक़लियत का खौफ दिलाने की कोशिश की जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीक़े से। अब ये आइए आप कि साध्वी जी को टिकट क्यों दिया? वो एक्यूज़ड हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको याद होगा हाफिज़ सईद जो एक टेररिस्ट है, जिसको पूरा देश हमारा जो है टेररिस्ट मानता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब टेररिस्ट मानते हैं। जब उसने पाकिस्तान में अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो हमारा क्या रिएक्शन था? हर आदमी ने उसके चुनाव में हिस्सा लेने को कंडेम किया था, क्योंकि वो टेरर एक्यूज्ड है।
वो भी इसी तरह से उसके ऊपर इल्ज़ाम है जिस तरह से यहाँ पर साध्वी जी पर इल्ज़ाम लगा हुआ है, जिसकी बाकायदा रिपोर्ट जो है वो दर्ज है, जिसका पूरा चार्जशीट दाखिल है अदालत के अंदर। आप मुझे बताइए कि हम टेररिज्म की लड़ाई, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो लड़ाई पूरा भारत लड़ रहा है, और वो आज इनकी बीजेपी के दौर में नहीं लड़ रहा, वो कांग्रेस के दौर में भी लड़ रहा था, हमेशा लड़ी है हमने लड़ाई। और उसमें कोई ये नहीं कि कौन किसी सरकार को हम कहें कि उसने कम लड़ी है, किसी ने ज़्यादा लड़ी है, सब झूठ है। सरकार भारत की कोई भी हो, वो देश के ख़िलाफ़ काम नहीं करती है, कर ही नहीं सकती, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो। तो हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बात को मनवाया, और उसके अंदर एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि हमारे यहाँ भारत के अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं है हमारी तरफ से। आज एक टेरर एक्यूज्ड को आप इलेक्शन का टिकट दे रहे हैं, और उसके टिकट देने के बाद वो भी कौन दे रहा है, वो अपनी पार्टी बना के नहीं लड़ रही है, रूलिंग पार्टी उसको टिकट दे रही है। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि रूलिंग पार्टी मान के चलती है कि शायद वो बेगुनाह है, जबकि अदालत का फैसला नहीं आया। मुमकिन है वो बेगुनाह हो, लेकिन अदालत के फैसले का इंतज़ार तो करना चाहिए था। और फिर उसको इक्वेट करते हैं, उसको बराबर करने की कोशिश क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि दूसरी पार्टियों के भी तो बहुत से लोग बेल पर बाहर हैं। अगर भोपाल में किसी बेल पर बाहर व्यक्ति को टिकट मिल गया तो कौन सा तूफान आ गया। प्रधानमंत्री जी जो भोपाल में एक्यूज्ड है उसकी दफ़ात देखी है आपने, और जो दूसरे लोग बेल पर बाहर हैं जिनका आप जिक्र करते हो, बहुत आपको अच्छा लगता है, उनकी दफ़ात देख लो क्या है। क्या उन पर टेररिज्म का इल्ज़ाम है? क्या उन पर कत्ल और डकैती का इल्ज़ाम है? क्या उन पर 307 और 302 के मुकदमे हैं? तो आप ऐसे आदमी को, ये मेरा ख्याल है पहली बार हुआ है कि किसी पर टेररिज्म का इल्ज़ाम हो और उसको टिकट दिया गया, शायद भारत की हिस्ट्री में पहला होगा। एक सवाल और अफजल साहब, जिस तरीके से हेमंत करकरे को मारने वाला या देशद्रोही कहा है साध्वी प्रज्ञा ने, उस पर आप क्या कहेंगे? ये कितना बड़ा इल्ज़ाम था, ख़ास तौर से उस शख्स के लिए कि जो पाकिस्तानी दहशतगर्दी हमले में मारा गया था, उसको कहा गया, उस पर आप क्या कहेंगे? और क्या अब वो इलेक्शन लड़ने की हकदार है इसके बाद? मैं क्या कहूँगा, प्रधानमंत्री बोले इसके ऊपर। याद होगा आपको जब करकरे शहीद हुए थे तो यही प्रधानमंत्री हमारे उस वक्त वज़ीर आला थे गुजरात के, और ये शहीद करकरे के घर पर गए थे, उनकी बीवी से इन्होंने मुलाकात की थी, और जो 2 लोग शहीद हुए थे दोनों को इन्होंने 1-1 करोड़ रुपया, और कोई भी मरने वाले हों हमारे शहीद जवान, उनको 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। तो प्रधानमंत्री खुद उनके घर गए, जाके खराज अक़ीदत पेश किया, सहानुभूति दिखाई, 1 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया। और आज जिस साध्वी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने किसी दूसरी जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर उसको मुलव्विस पाया गया, आप उसको टिकट दे रहे हैं। और वो शहीद करकरे के लिए जो जुमले उस औरत ने बोले हैं, मेरा ख्याल है उसे दोहराना भी बहुत बड़ी बुरी बात है, दोहराना भी नहीं चाहिए। वो अपने आप में इतनी गिरी हुई और इतनी नीच हरकत है कि चूँकि वो महिला हैं, इसलिए मुझे लगता है और भी ज़्यादा बुरी बात है। और बाद में जब पूरा रिएक्शन हुआ देश के अंदर, क्योंकि ये तो सबसे बड़े चैम्पियन हैं इस देश के अंदर टेररिज्म के ख़िलाफ़, ये तो सबसे बड़े चैम्पियन हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूरा इनकी जेब में रहता है, जिसको चाहता है ठप्पा लगा के देते हैं, जिसको चाहते हैं फाड़ के फेंक देते हैं। तो आज जब देश के अंदर ये मैसेज गया कि एक तरफ आप लड़ाई किस पर लड़ रहे हो, 2 चीज़ों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। एक नेशनलिज्म पर, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग सपोर्ट करते हैं, वोट डालते हैं, वो तो नेशनलिस्ट हैं, बाकी सारे लोग जो हैं वो देशद्रोही हैं।
तो आपकी इस थ्योरी को कौन बाय करेगा, कौन ख़रीदेगा इसको? मैं तो नहीं समझता हूँ कि आज कोई भी आदमी सरकार से इख्तिलाफ रखता है तो उसको वो ये बर्दाश्त करेगा कि उसको एंटी नेशनल कह दिया जाए, इसको एंटी नेशनल कह रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो आपने सवाल पूछा कि जो इन्होंने कुछ कहा है, तो अहमद सादवी ने तो शाम तक माफ़ी मांग ली और ये कह दिया कि मैं चूँकि पीड़ित थी इसलिए उसके अभाव में यानी उसके जज्बात में आकर मैंने ऐसा बोल दिया। ऐसा नहीं है, इनका वोट बैंक खिसक गया। वो वाला वोट बैंक जो वैसे ही माइनॉरिटी में है, बहुत कम है, वो भी खिसक गया था कि भाई एक तरफ आप देशभक्ति की बात करते हो, टेररिज्म के ख़िलाफ़ बात करते हो, दूसरी तरफ उसको टिकट देते हो और वो एक शहीद को इतने गिरे हुए अल्फाज में याद कर रही है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। ये कौन बर्दाश्त करेगा इस देश के अंदर? लिहाजा माफ़ी मांगनी पड़ी इसको। लेकिन आप देखिएगा भोपाल के लोग, आम लोग और सब लोग मिलकर के इसको सबक सिखाने का काम करेंगे। एक नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।